हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरुण और आपका स्वागत है हमारे चैनल एम डिज़ाइन में। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रिड सिस्टम के बारे में। ग्रिड सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ग्रिड सिस्टम जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तो आप समझिए आधा काम आपने सीख लिया। और ग्रिड सिस्टम सीखने के बाद आप बहुत ही ईजिली अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। किसी भी डिवाइस के लिए, किसी भी डिवाइस पे आप यूज़ करेंगे अगर अपनी साइट को, तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से चलेगी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कैसे ग्रिड सिस्टम वर्क करता है मटेरियल डिज़ाइन का, और आप कैसे यूज़ करेंगे मटेरियल डिज़ाइन के वर्टिकलाइज के ग्रिड सिस्टम को। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हेलो वर्ल्ड कैसे बनाया। आपने एक फोल्डर बनाया था अपने वेबसाइट के नाम से, जैसे मैंने एम डिजाइन्स बनाया, CSS, फॉन्ट्स और JS, ये फोल्डर डाउनलोड करे थे मटेरियल डिज़ाइन की साइट से, इस साइट से। और इसके बाद हमने एक इंडेक्स फाइल बनाई थी इसी फोल्डर के अंदर, और इस इंडेक्स फाइल के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है हमारी HTML फाइल का, वो स्ट्रक्चर बनाया था। और इसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के देखा था, लाइक दिस। आज हम इसके आगे देखने वाले हैं ग्रिड सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, ग्रिड सिस्टम जस्ट लाइक, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे हम टेबल यूज़ करते हैं, टेबल के अंदर जो नॉर्मल टेबल होती है, या आप एक्सेल का ही मान के चलें, अगर एक्सेल सीट पे आपने काम करा होगा तो आपने देखा होगा उसमें रो और एक कॉलम होती है। हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं और वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे, कुछ उसी तरह के कॉन्सेप्ट पे ग्रिड सिस्टम काम करता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं ग्रिड सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कंटेनर। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है कंटेनर क्लास, ठीक है। ये क्या करती है हम कोड के थ्रू देखते हैं। अभी पहले आप अपनी फाइल ओपन कर लें जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखी थी। इसमें से आप ये H1 का अभी के लिए इसको हटा दें, इसे डिलीट कर दें, H1 जो आपने लिखा था, ठीक है। जब आप जैसे ही H1 हटाएंगे और अपनी साइट को रिफ्रेश करेंगे तो ये ब्लैंक हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे बॉडी के बीच में, ठीक है, ये हुई आपकी बॉडी, ठीक है। बॉडी यहाँ ओपन हुई है और यहाँ क्लोज हुई है। इस बॉडी के अंदर हम कोड लिखते हैं अपना HTML का, ठीक है। तो सबसे पहले, अगर आप मटेरियल पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक रैपर क्लास बनाते हैं। रैपर क्लास क्या होता है? एक रैपर डिव बनाइए। रैपर करने का मतलब कि इसी के अंदर आपकी सारी साइट का कंटेंट होगा, चाहे वो मेन्यू हो, चाहे वो फुटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। वो सारा इसी के अंदर होगा। ये पूरी जो आपकी होम पेज या इनर पेज का जो भी कंटेंट दिखेगा इसी डिव के अंदर होगा। इसे रैपर डिव भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम मटेरियल में काम करते हैं तो इस रैपर डिव को हम एक क्लास देते हैं जिसका नाम होता है कंटेनर, ठीक है। ये कंटेनर क्लास है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कंटेनर लिखा हुआ है। दोस्तों, कंटेनर का काम क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे मैंने ये कंटेनर दिया तो आपकी साइट पर भी कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि कंटेंट तो है नहीं, पर अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको आपकी बॉडी के अंदर ये कंटेनर क्लास दिख गया। दोस्तों, मटेरियल डिजाइन के अंदर इस कंटेनर की जो विड्थ होती है ये डिफाइंड होती है। ये आपकी पूरी विंडो का 70% होती है, ठीक है, मतलब। और दूसरी बात, इसके देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं दिखाई देता हूँ, ये देखिए, जब आप फुल विड्थ पे हैं तो ये देखिए विड्थ 70%, आपकी पूरी विंडो का 70% होती है। और छोटे डिवाइसेस पे ये 85% होती है। जैसे जैसे आप छोटे पे चले जाएंगे, ये देखिए 85 हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं CSS में इंस्पेक्ट करने पे आपको यहाँ दिख रही है।
तो जब बड़े डिवाइस पे होते हैं तो ये 70% होती है, ये देखिए, और इसको मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ और क्लियर दिखेगा। यहाँ पे देखिए 70% जब आप बड़े डिवाइस पे हैं, मतलब बड़े डिवाइस कहने का मतलब अगर आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे देख रहे हैं या उससे ऊपर देख रहे हैं, और अगर आप डेस्कटॉप से नीचे देख रहे हैं मतलब टैबलेट पीसी पे, टैबलेट पे देख रहे हैं या नोटबुक पे देख रहे हैं, तो ये 85% हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और एक बात ये होती है कि ये सेंटर अलाइन करता है आपके कंटेंट को। ये जो आपका कंटेनर है, लाइक मैं दिखाता हूँ, जैसे अब ये कंटेनर मैंने लगा दिया है। अब क्या करते हैं हम, एक इसके अंदर अब H1 लिखते हैं जो हमने पहले लिखा था। ठीक है, आप H1 फिर से लिख लीजिए, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख दीजिए। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, अब आप देखिए ये कंटेंट आपका सेंटर अलाइंड है, मतलब ये दोनों तरफ से, इधर से भी मार्जिन दिया हुआ है इसे और यहाँ से भी मार्जिन दिया हुआ है। ये देखिए, ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, अगर मैं सिलेक्शन हटा दूँ और वैसे दिखाऊँ आपको, तो देखिए दोनों साइड से मार्जिन है, और ये जो आपका कंटेंट लिखा हुआ है ये पूरी स्क्रीन के 70% हिस्से पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये सेंटर अलाइंड है। तो अगर आपको आपके स्क्रीन, आपके वेब पेज का कंटेंट सेंटर अलाइन रखना है और दोनों साइड से मार्जिन देना है, तो आप कंटेनर यूज कीजिए। अगर आप कंटेनर नहीं यूज करते हैं तो कंटेनर हटा दीजिए। जहाँ पे अंतर बस इतना आएगा कि आपका जो कंटेंट होगा ये सेंटर अलाइन नहीं होगा और ये पूरे विड्थ पे आएगा, मतलब ये दोनों साइड से चिपक के आएगा, आपके दोनों स्क्रीन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में चिपक जाएगा, मतलब ये पूरी विड्थ यूज करेगा 100%। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपको अगर आपके कंटेंट को सेंटर अलाइन करना है, मतलब बीचों बीच में रखना है अपने स्क्रीन के बीचों बीच में। सेंटर अलाइन करने का मतलब ये नहीं आप टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करेंगे, आप अपने कंटेंट को बीच में रखेंगे अपनी विंडो स्क्रीन के बीचों बीच में। अगर ये करना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ पे कंटेनर क्लास लगाएं। ठीक है, तो ये कंटेनर क्लास सबसे जरूरी होती है। ठीक है, इसे आप बिल्कुल लगाएं। दूसरी चीज जो यहाँ पे ये है कि अब हम इसके बाद देखेंगे ग्रिड सिस्टम। ठीक है, ग्रिड सिस्टम में दोस्तों सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि ये टेबल की तरह काम करता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम इस H1 को हटा देते हैं। ठीक है, अब कंटेनर के अंदर कंटेनर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अगर आपको जरूरत नहीं है तो नहीं लगाएं। अगर आप अपने वेब पेज की विड्थ 100% रखना चाहते हैं तो कंटेनर न लगाएं। अगर 70% रखना चाहते हैं और सेंटर में रखना चाहते हैं, दोनों तरफ से मार्जिन देना चाहते हैं कंटेंट को, तो आप कंटेनर लगाएं। इसके बाद जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है हमारी रो क्लास। दोस्तों ये बहुत ही जरूरी रो है, ये रो क्लास आपको लगाना बहुत ही जरूरी होता है। लाइक आप जब टेबल बनाते हैं, लाइक मैं एक टेबल स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको। जब आप टेबल लिखते हैं तो इसके अंदर आप एक टेबल रो लगाते हैं और इसके टेबल रो के अंदर आप कॉलम लगाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप जितनी चाहे उतनी कॉलम दे सकते हैं। ठीक है, सेम इस रो की तरह ही ये रो होता है हमारा टिप रो। ठीक है, ये कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है और इसके अंदर हमारा होता है कॉलम। जैसे हमारे आप यहाँ टेबल में देख रहे हैं कॉलम, वैसे ही यहाँ पे आपको कॉलम लिखना होता है। अब इस रो के अंदर आप कॉलम बना सकते हैं। दोस्तों हम टेबल के अंदर तो कई सारे कॉलम बना सकते हैं, पर यहाँ पे मटेरियलाइज के अंदर कॉलम बनाने का कुछ अलग तरीका है। वो तरीका क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये रो सबसे जरूरी है लगाना अगर आपको कॉलम पे काम करना है तो। मतलब रो अपनी आउटर मोस्ट डिव में जरूर लगाएं जिसके अंदर कॉलम हो।
बिना रो के आप कॉलम नहीं यूज कर सकते, मतलब इस कॉलम का पेरेंट डिव रो होना चाहिए, ये आप जरूर ध्यान रखें। अब कॉलम की बात आती है, तो दोस्तों इसको आप एक एग्जांपल से मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे ये ग्रिड सिस्टम, अभी जैसे मैंने टेबल बना के दिखाया था, ये जस्ट लाइक एक टेबल आपको दिख रहा होगा मेरे फोटोशॉप में, ठीक है। अब यहाँ जो हमारा ग्रिड सिस्टम होता है मटेरियल डिजाइन, ये 12 कॉलम से मिलकर बनाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम के बने होते हैं, ठीक है। अगर आप अभी फिलहाल के लिए ये S12, एक तो कॉल एक क्लास लगती है जो आपकी इस डिव को कॉलम में बदलता है, मतलब ये डिव अब कॉलम की तरह काम करेगा। और दूसरी चीज होती है, फिलहाल के लिए S12 याद रखिए, S का मतलब होता है स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्मॉल डिवाइस पे इस कॉलम की विड्थ 12 होगी। 12 कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हैं कलर्ड, ये जो अभी मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ, ये 12 कॉलम है। कहने का मतलब एक पूरी रो, ठीक है, बस एक कॉलम की है, तो इसने ये जो 12 कॉलम छोटे छोटे हैं इस पूरे को कवर करा हुआ है। तो अगर हम S12 लगाते हैं, ठीक है, तो S12 लगाने का मतलब ये पूरी रो एक कॉलम का हुआ। वैसे ही अगर हम S6 लगाते हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे S6 लगा हुआ है, एक ये और एक ये। कहने का मतलब अगर आप कॉल के साथ S6 लगाते हैं तो स्मॉल डिवाइस पे ये रो 2 कॉलम में बढ़ जाएगी, 2 बराबर 50% 50%, ठीक है। वैसे अगर आप S3 लगाते हैं तो ये 4 कॉलम में बढ़ जाएंगी। ये जो 6 का कॉलम है ये 2 कॉलम में बढ़ गया, और ये 6 का 2 कॉलम में बढ़ गया, तो इस तरह से ये 4 कॉलम। दोस्तों ये निकालने का तरीका, एक फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे 12/2 जो नीचे लिखा हुआ मैंने 12। अगर आपको 2 कॉलम में बांटना है तो 12 मतलब इस पूरे कॉलम को, एक कॉलम को अगर 2 में बांटना है तो 12/2 करेंगे तो 6 आएगा, मतलब S के साथ 6 लगेगा, तो ये 2 कॉलम में बढ़ जाएंगे। वैसे ही अगर आप इसको 3 कॉलम में बांटना चाहते हैं, ठीक है, तो 12/3 लिखिए, तो ये 4, ठीक है। कहने का मतलब अगर S के साथ 4 लगाएंगे तो ये 3 कॉलम में बटेंगे, 3 कॉलम। अभी यहाँ 3 कॉलम का एग्जांपल नहीं है, तो कहने का मतलब 1 2 और 3, इस तरह से 3 कॉलम में बटेंगे। अगर 4 कॉलम में बांटना चाहते हैं तो 12 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ 3 आता है। कहने का मतलब आप S के साथ 3 लगाइए, जैसा कि यहाँ लगाया हुआ है, ये 3 S के साथ लगेगा तो ये 4 कॉलम में बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसे 12 कॉलम में बांटना चाहते हैं तो 12 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब S1 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 S1, मतलब एक एक कॉलम S1 S1 S के साथ 1 लगाएंगे तो ये 12 कॉलम में बढ़ जाएंगे। दोस्तों इसी तरह से आप जितने भी कॉलम में बांटना चाहते हैं, आप 12 को उस संख्या से भाग दे दें जितने कॉलम में आप बांटना चाहते हैं, और S के साथ कौन सा नंबर लगाएं ये आपको यहाँ पे निकल के आ जाए, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कॉलम क्या है ग्रिड सिस्टम के अंदर में। आइए हम इसे एग्जांपल से देखते हैं। लाइक यहाँ देखते हैं हमने एक रो लगाई, इसके अंदर एक कॉलम लगाया, ठीक है, एक और कॉलम लगाया। अब मैं चाहता हूँ कि ये 2 कॉलम में बटे, ठीक है, 2 कॉलम के अंदर, कहने का मतलब ये इस तरह से, ठीक है। तो इसके आगे हम 6 लगा देते हैं, इसके आगे भी 6 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कंटेंट लिख देते हैं, और सेम और यही कंटेंट हम यहाँ पे लिखते हैं। अब जैसे हम ये S6 लगा रहे हैं,
इसका मतलब ये दो भाग में बढ़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दो हिस्सों में बटा हुआ है। आइए देखते हैं हम अपनी साइड पे। देखिए दोस्तों, ये आधा इधर है और आधा इधर है। इसे हम H1 में कर सकते हैं, जिससे कि ये थोड़ा बड़ा दिखे। ठीक है, देखिए, ये देखिए, ये 50-50 में डिवाइड हो चुका है। आप इसे इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए, आधे में ये है कॉल F6 और कॉल F6, मतलब ये दोनों 50% 50% पे आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दो कॉलम, अगर आप चाहते हैं कि ये 50-50 में ना बटे, ठीक है, कहने का मतलब ये कुछ ऐसा हो कि ये विड्थ इस इधर लेफ्ट की विड्थ जो है राइट वाली कॉलम के विड्थ से थोड़ा कम है, तो कुछ नहीं, आप इसे यहाँ पे 3 कर दें और इसे 9 कर दें। कहने का मतलब इन दोनों, जो ये दो आप ये देख रहे हैं, ये जो S3 है और ये S9 है, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो एडिशन है 3 और 9 इज इक्वल टू 12। 9 और 3 जब जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो ये दोनों का जो सम है वो 12 होना चाहिए किसी भी केस में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 6 ही रह गया और इसे 6 कर दिया हम, तो ये 15 हो गया। जब हमारा ग्रिड सिस्टम है वो 12 कॉलम पे बना हुआ है, तो ये दोनों का योग हमेशा, दोनों का सम 12 होना चाहिए। तो ये अगर 9 है तो इसे 3 होना होगा, ये अगर 9 है तो ये 3 होगी। अब देखते हैं ये क्या होता है। ये देखिए, अब ये जो हमारा कॉलम है इस कॉलम से छोटा हो गया, मतलब ये 3 कॉलम ले रहा है। कहने का मतलब 1 2 3 ये इतने हिस्से में है। ठीक है, आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ये जो हमने अभी बनाया वहाँ पे, कहने का मतलब ये है आपका पहला कॉलम इस हिस्से में। ठीक है, और जो बाकी का हिस्सा है वो इस पूरे कॉलम में है। ठीक है, मतलब ये कॉल S3 हो गया और ये पूरे को मिलाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉल S9 हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कॉल S3 और S9 लगाने का क्या फ़र्क पड़ा हमारे स्क्रीन पे। तो ये हमारा ग्रिड सिस्टम का कॉलम और रो था। दोस्तों, कभी भी जब आप रो कॉलम यूज़ करना चाह रहे हो तो रो जरूर लगाएं। ठीक है, अब ये कॉल S3 और S9 ऐसा लगाने की जरूरत कब पड़ेगी, जैसे मान लीजिए आप साइड बार बनाना चाहते हैं, तो आपका साइड बार छोटा होता है, ठीक है, विड्थ में, और आपका मेन कंटेंट का जो एरिया होता है वो बड़ा होता है। तो वहाँ पे हम S3 और S9 यूज करके अपने साइड बार को बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये रो लगाया हमने, अब इसको हम डिप की जगह साइड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने साइड कर दिया। ठीक है, और ये आपका सेक्शन। ठीक है, ये HTML5 एलिमेंट्स हैं। अब ये साइड हो गया, मतलब ये साइड बार हो गया, और ये आपका मेन कंटेंट एरिया हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या, ये साइड है, ये सेक्शन है। ठीक है, अब इसको आप मेन कंटेंट एरिया बना सकते हैं और इसको साइड बार बना सकते हैं, इसमें ULLI लगा सकते हैं। ठीक है, और ये मेन कंटेंट पैराग्राफ के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये इसका टाइटल है, और यहाँ पे आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। पैराग्राफ में कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक मैं कुछ यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, कंटेंट हो गया, और इसे आप ULLI बना सकते हैं, सिंपल लाइक साइड बार। हाँ, ये आपका साइड बार बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, लिंक 1।
लाइक दिस। तो ये दोस्तों देखिए आपका साइड बार बन गया और ये आपका मेन कंटेंट बन गया। ठीक है, तो दोस्तों यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। पहले कंटेनर बताया उन्होंने कि कंटेनर के अंदर ही आप अपने सारे कंटेंट को रखें। 12 कॉलम के बारे में उन्होंने बताया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 1 2 3, ये 12 कॉलम से मिलकर बना होता है। ठीक है, डिव को अगर कॉलम बनाना है तो सबसे पहले आपको रो लगाना होगा और इसके अंदर जो डिव बनाएंगे उसके ऊपर एक कॉल क्लास जरूर लगेगी जो कि ये बताएगा कि ये डिव जो है, ये डिवीजन, ये सेक्शन जो है ये कॉलम के तरह काम करने वाला है। और इसके बाद ये प्रीफिक्स लगाते हैं एस। इस तरह के 3 प्रीफिक्स यूज होते हैं इसमें। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रीफिक्स हैं। सबसे पहला जो प्रीफिक्स होता है वो है S1 S, दूसरा M, तीसरा L और एक और होता है XL। दोस्तों S जो यूज होता है वो मोबाइल डिवाइस के लिए होता है। मतलब आप अगर किसी डिव पे S लगा रहे हैं लाइक दिस, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉलम है ये स्मॉल डिवाइस पे S9 बिट्स की होगी, मतलब इस बिट्स की होगी। वो जो डिवाइस होगा उसकी बिट 600 पिक्सल से अधिक या उसके बराबर होगी। अगर आप M लगाते हैं, लाइक अभी जो हमने बनाया इस पे हम यहाँ पे M12 लगा देते हैं और यहाँ पे भी M12 लगा देते हैं। इसका मतलब ये जो अभी यहाँ जो हम देख रहे हैं ये मीडियम डिवाइसेस, मतलब टैबलेट या लैपटॉप तक, ये जब 600 से ऊपर और 992 के अंदर ये फुल कॉलम पे दिखेंगे, मतलब फुल वेट 12 कॉलम की वेट्स लेंगे। लाइक अभी आप देख सकते हैं ये हो गया होगा, ये देखिए ये दोनों भी फुल वेट पे देख रहे हैं क्योंकि हम मीडियम डिवाइस पे देख रहे हैं। ठीक है, मेरे लैपटॉप पे देख रहे हैं इसलिए ये फुल वेट पे हो गया क्योंकि हमने M लगा दिया। अब जैसे ही ये इससे छोटे पे जाएंगे, लाइक 600 से नीचे, जैसे यहाँ साइड में आप देखिए यहाँ पे वेट दिख रही है, यहाँ पे 921। अभी देखिए 600 से जैसे ही नीचे जाएंगे ये देखिए 603, 600 से नीचे जैसे ही गए ये 2 कॉलम में बटे। ठीक है दोस्तों, तो ये S लगाने से यहाँ पे देखिए S की क्लास पकड़ रहा है, S9 मतलब स्मॉल डिवाइस पे। ठीक है, 75% बिट्स हो गई 9 की और हमारे इसकी 25% S3 जिसमें लगा हुआ था। लेकिन जैसे ये 600 से ऊपर जाएंगे ये M12 पकड़ रहा है, देखिए मतलब मीडियम डिवाइस पे इसकी वेट 100%, इसकी वेट भी 100% क्योंकि हमने M12 लगा रखा है। ठीक है, अब देखते हैं L जो होता है सेम जैसे हम M और S के लिए पढ़ रहे हैं वैसे ही ये डेस्कटॉप डिवाइस या उससे ऊपर। ठीक है, ये हमारा कंटेनर की बिट को 70 कर देगा और डेस्कटॉप डिवाइस के ऊपर के डेस्कटॉप डिवाइस या उससे ऊपर ये आपका प्रीफिक्स काम करेगा। वैसे ही जब एक्सेल लगाएंगे तो ये 1200 के ऊपर, मतलब जब हमारे डिवाइस के विंडो की स्क्रीन की बिट जो होगी 1200 से ऊपर होगी या 1200 होगी तो ये एक्सेल प्रीफिक्स काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो आप इसको तीनों को लगा सकते हैं, लाइक L12 और XL12। ठीक है, वैसे ही जब आप यहाँ लगा रहे हैं तो ये चीज़ यहाँ भी लगनी चाहिए, L12 और XL12। ठीक है, आप ये अलग अलग भी रख सकते हैं, मतलब अब आपको यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि भाई हमारे मीडियम डिवाइस पे भी अगर ये 3 विड्थ का ही दिखे तो और ये 9 विड्थ का दिखे तो यहाँ पे 9 कीजिए। अब ये मीडियम पे भी वैसा ही दिखेगा, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, अब अगर आप लार्ज पे भी दिखाना चाहते हैं, मतलब डेस्कटॉप पे भी दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी 3 कर दीजिए और यहाँ पे भी 9 कर दीजिए, तो हमारा जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उस पर भी सेम वेट का दिखेगा। ठीक है, और अगर आप एक्सेल पे भी दिखाना चाहते हैं तो 9 और 3 कर दें। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम
अपने ये प्रीफिक्स जो हमने बताया, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम डिवाइसेस, एल फॉर लार्ज डिवाइसेस, एक्सएल फॉर एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं ये प्रीफिक्स। तो ये हमारे ग्रिड सिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे इसके अलावा एक दो चीजें और हैं जो जाननी जरूरी है, लाइक ऑफसेट। ऑफसेट हमारा यूज होता है जब आप अपने किसी कॉलम को साइड से मार्जिन देना चाहेंगे, लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट साइड से मार्जिन देना चाहते हैं तो आप ऑफसेट यूज कर सकते हैं। ऑफसेट के साथ जितना कॉलम आपको लेफ्ट से छोड़ना है उतना यहाँ पे नंबर लगा दिए। लाइक S2 लगाने का मतलब स्मॉल डिवाइसेस पे इसकी ऑफसेट 2 कॉलम छोड़ के आ जाएगी। मतलब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये 6 का कॉलम है और इसने ऑफसेट 6 रखा है। लाइक हम अपने एग्जांपल में देखते हैं। अब जैसे ये साइड है, इसे हम हटा देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सेक्शन अभी भी, ठीक है, साइड से 3 पिक्सल छोड़ के ही आए जगह। जैसे अभी जैसे हटाते हैं, ये देखिए, सेव नहीं करना, इसको सेव कर लेते हैं और जैसे ही हटाते हैं, देखिए ये साइड से आने लगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मार्जिन आए साइड में, जितना भी हमने साइड बार के लिए छोड़ा था जगह। तो इसके लिए हमें करना यह होगा कि हमें ये ऑफसेट क्लास वहाँ पे लगानी होगी। अब किस डिवाइस पे वो दिखे, मैं चाहता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज पे दिखे, तो हमें यहाँ पे ऑफसेट XL के साथ 3, क्योंकि हमें 3 जगह 9 तो ये है ही, 3 और छोड़ देंगे तो बराबर पे आ जाएगा जो हमने साइड बार के लिए जगह छोड़ी है। अभी देखिए यहाँ पे, ये देखिए साइड से इसने 3 पिक्सल की जगह छोड़ दिया। आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं, ये देखिए ये जो हमारा सेक्शन है, देखिए साइड से इसमें मार्जिन दिख रहा है ऑफसेट। देखिए मार्जिन लेफ्ट से 25% इसने यहाँ सीधे इसमें आप देख सकते हैं छोड़ रखी है। लेकिन इससे जब छोटे डिवाइस पे जाएंगे, क्योंकि हमने S9, M9 और L9 के लिए नहीं लगाया, तो इससे छोटे डिवाइस पे जब जाएंगे तो ये मार्जिन नहीं छूटेगा। जैसे आप देखिए, जैसे ही हम 1200 से नीचे गए, 1200 XL की विड्थ थी, 1200 से नीचे गए, ये मार्जिन नहीं छूट रहा है साइड से। ठीक है, आप समझिए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो ये ऑफसेट है हमारा साइड से मार्जिन छोड़ने के लिए। इसके बाद एक हमारे पास पुश एंड पुल क्लास है। पुश और पुल का जो काम है एक्चुअली ये करता है, ये है कि हमारे डिव को, जैसे अभी मैं ऐसा करता हूँ, जो हमारा साइड बार था इसको मैं ले आया फिर से। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये साइड बार जो हमारा है, जो अभी लेफ्ट में आ रहा है वो राइट में है, और ये जो राइट में है वो लेफ्ट में है। ठीक है, तो हमें करना ये होगा कि जो हमारा साइड बार है, एक साइड, ठीक है, इसे हमें पुश करना होगा पीछे की साइड। मतलब अभी क्या है कि ये अगर फ्लो के हिसाब से जाएं, HTML फ्लो के हिसाब से, डॉक्यूमेंट फ्लो के हिसाब से, तो ये पहले है और ये बाद में है। तो ये पहले दिख रहा है, स्क्रीन पे भी पहले आ रहा है, और यहाँ पे ये लास्ट में आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सेक्शन पहले आए और ये लास्ट में जाए, तो इसके लिए हमें इसे पुश कराना होगा। ठीक है, इसकी पुश क्लास लगेगी, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं पुश। ठीक है, किस डिवाइस पे कराना है वो डिपेंड करता है। मैं चाहता हूँ, मैं लार्ज पे कराना चाहता हूँ पुश XL पे। कितना, तो ये हमें पुश कराना होगा 3। ठीक है, और इसे पुल करना होगा 9। ठीक है, इसे पुश कराना होगा 9 और इसे पुल कराना होगा XL पे। कितना, ये XL है, XL पे इसे हम पुल कराएंगे 3। ठीक है, क्योंकि ये 3 की जगह पे आ रहा है। ये देखिए, तो ये हमारा लेफ्ट में चला गया हमारा जो कंटेंट है, और ये राइट में हमारा UL आ गया। पुश और पुल कराने से होता कुछ नहीं, ये जो है हमारा जो साइड बार है, ठीक है, इसे हमने XL पे कराया इसलिए XL पे ऐसा दिख रहा है।
ठीक है। मीडियम डिवाइसेस पे ऐसा नहीं दिखेगा, ये लार्ज डिवाइस पे दिखेगा। मीडियम डिवाइस पे जैसा अभी मैंने दिखाया वैसा दिख रहा है। अब ये क्या करता है, ये पोजीशन रिलेटिव करके इसका मार्जिन इधर को, जैसे ही देखिए आप देखेंगे अगर पुश और पुल को, तो देखिए क्या कर रहा है, लेफ्ट से 75% इसे कर दे रहा है। लेफ्ट से 75%, मतलब इधर से इसे 75% धक्का दे रहा है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। और इसे पुल कर दे रहा है, मतलब राइट से इसे 25% पुल कर ले रहा है, इसे खींच ले रहा है। ठीक है, तो ये उस केस में जब आपको आप किसी डिवाइस पे आपको ये राइट में दिखाना है, ये लेफ्ट में दिखाना है, जबकि और हायरार्की इसकी अलग है, आपने बनाया हुआ है यहाँ पे अलग तरीके से, यहाँ साइड पहले रखा है, सेक्शन बाद में रखा है, लेकिन आप इसे बाद में करना चाहते हैं, इसे पहले करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लार्ज डिवाइस पे मैंने इसे रखा, लेकिन देखिए जैसे ये स्मॉल डिवाइस पे देखेंगे तो ये देखिए ये इधर आ गया। ठीक है, स्मॉल डिवाइस पे हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हम लार्ज डिवाइस पे जाएंगे तो ये राइट में आ जाएगा। तो अगर ऐसा कंडीशन कभी आए तो हम पुश पुल को यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा पुश और पुल। इसके बाद हमारे पास ऑफसेट था, जो कि मैंने आपको बता दिया मार्जिन के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और है, क्रिएटिंग लेआउट क्रिएट करने के लिए एक सेक्शन है और एक डिवाइडर है। ठीक है, सेक्शन का काम बस इतना है कि अगर आपको अपने कंटेंट के ऊपर नीचे पैडिंग देनी है, लाइक जैसे ये पी टैग है, इसमें ऑलरेडी मार्जिन है, पर हम चाहते हैं कि इसमें पैडिंग आए। ठीक है, मार्जिन तो है ही, आप इसे पैडिंग भी देना चाहते हैं, तो आप इसे सेक्शन लगा के एक क्लास इसमें सेक्शन लगा दें। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपकी पैडिंग आ जाएगी। लाइक यहाँ पे देखिए, ये आपको देखिए पी में अभी मार्जिन दिख रहा था, लेकिन अभी पैडिंग जाने लगा। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे बॉर्डर देना है पी में, इस पी में मुझे बॉर्डर देना है, तो अगर आप बॉर्डर देंगे तो पैडिंग देना जरूरी हो जाएगा। तो इस वजह से ये पैडिंग टॉप और बॉटम से लगाने के लिए हम सेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है डिवाइडर। डिवाइडर का काम कुछ नहीं है, ये बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देगा। लाइक जैसे मान लीजिए कि हमने एक और पैराग्राफ लिखना है, तो हम एक डिव बना देंगे जिसकी क्लास डिवाइडर दे देंगे। ठीक है, बस, और अपना ये पैराग्राफ आप फिर से लिख लीजिए। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी जो कि आपके दोनों कंटेंट को थोड़ा सेपरेट कर देगी। सेक्शन लगाने से यहाँ देखिए पैडिंग, काफी स्पेस आ गया दोनों के बीच में। तो इस तरह से आप अपना ये पेज बना सकते हैं। इस तरह से आप बेसिक कंटेंट और साइड बार बनाना इससे चाहें तो बना सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा था आज। तो आज का ये ग्रिड सिस्टम यहाँ पे हम खत्म करते हैं। दोस्तों, कल हम कलर के बारे में देखेंगे कि इसमें कलर के लिए हम क्या कोड यूज करें। आज की ग्रिड सिस्टम को आप प्रैक्टिस करेंगे जैसा मैंने आपको इस इंडेक्स पेज में बनाया है। कल हम इसके कलर के बारे में देखेंगे कि मान लीजिए हमें इसे बैकग्राउंड कलर देना हो या इसकी टेक्स्ट की कलर को चेंज करना हो, तो मटेरियल डिजाइन के दिए हुए क्लासेस को कैसे यूज करें और किस किस तरह के कलर यूज हो रहे हैं मटेरियल डिजाइन में, और उसको कैसे यूज करें किस क्लास के थ्रू, वो हम कल देखेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो। तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कुछ पूछना हो या कुछ और ऐड ऑन चाहते हो आप, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।